गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए लेक्चर के अंदर। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेटेजिक रिस्क। सबसे पहले अपन समझेंगे एमसीक्यू लाइंस, यानी कि कौन सी लाइंस एग्जाम में आई हुई है उसको अपन ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि वो लाइन आपको समझ आए चाहे नहीं आए वो आपको एकदम याद करके जानी है। मतलब उन लाइन से पहले भी एग्जाम में एमसीक्यू आया हुआ है या फिर आने के बहुत हाई चांसेस है। और मैं आपको पूरा चैप्टर भी बताऊंगा, एमसीक्यू लाइंस बताऊंगा और आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हैं, आप अगर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, एवरीवन नोज दैट अ सक्सेसफुल बिजनेस नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वेल थॉट। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एमसीक्यू लाइंस बता रहा हूँ, यानी कि इन लाइन से एमसीक्यू आने के बहुत हाई चांसेस है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में, मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट में आपको देखना है, दे रखा है स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में। उसमें एक लाइन दे रखी है, इफ थिंग्स चेंजेस इवन द बेस्ट लेट प्लान्स कैन बिकम आउटडेटेड इफ इट कैन नॉट कीप पेस विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए स्ट्रेटेजिक रिस्क। पहले लाइन में आपको स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में बता रखा है, यानी कि स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन सी रिस्क होती है। आपको बता रखा है, अगर आप बिजनेस में आपका प्लान भले ही कितना अच्छा हो, पर एक दिन अगर आप आउटडेटेड हो जाओगे, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ नहीं चले, जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपकी कंपनी ने उसको फॉलो नहीं करा है, तो आपके प्लान, आपकी कंपनी कितनी अच्छी हो, पर एक दिन आप आउटडेटेड हो जाओगे। और इसी को ही बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। सबसे बड़ी एग्जांपल है नोकिया एकदम बेस्ट था उस ज़माने में, पुराने ज़माने में। पर आज के ज़माने में देखो, आज नोकिया का कोई फ़ोन लेता भी नहीं है। क्योंकि उनके प्लान्स भले ही पहले बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड्स, मार्केट में जो चेंजेस हो रहे थे उसको फॉलो नहीं करा, और आज आप एज अ रिजल्ट देख सकते हो। तो नोकिया इसका एग्जांपल है। आपके आईसीए मॉड्यूल में भी दे रखा है नोकिया का एग्जांपल। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें एक लाइन काम की है, क्या, इंटरेस्ट रेट एस्टेब्लिशेस एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब है, अगर अभी मार्केट में चल रहे थे 6% बॉन्ड्स या बॉन्ड्स डिबेंचर्स, इनकी बात हो रही है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ का मतलब। अब अगर मार्केट में 6% बॉन्ड्स चल रहे थे, अब नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, अच्छा 6% की रेट थी, उसके प्राइस ऑफ सिक्योरिटी था, आप देखो तो 500 रुपये, ठीक है। पर अगर आप देखो, अगर अगले ही महीने सरकार नया लॉन्च कर देती है, 7% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है, तो उससे क्या होगा, जो पुराने जो 6% वाले बॉन्ड्स थे उसकी रेट कितनी थी अभी 500, तो उसकी रेट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाएगा, वैसे ही प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आपको एग्जांपल समझ नहीं आया तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ सिक्योरिटी दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है, बस इतना से ही ध्यान रखना है। उसके बाद अपने पास फोर्थ पॉइंट काम का, अनसिस्टमेटिक रिस्क को अपन आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको दे रखा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क एमनेट्स वेरिएबिलिटी इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि आपका हायर द वेरिएबिलिटी इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, हायर इज द बिजनेस रिस्क। अगर आपके किसी महीने में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी में बहुत कम होता है, जैसे कि सीजनल बिजनेस होता है आइसक्रीम, उसमें क्या होता है, कुछ जब सीज़न आता है तब तो एकदम सेल्स बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही सीज़न चला जाता है वैसे ही सेल्स कम हो जाती है। उसके बाद अपने पास है सिक्स पॉइंट है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्यों होता है, इट इज़ अराइसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्ट है, जैसे कि आप अडानी एग्जांपल देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्ट होता है, तो उसको अपन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, को एक और नाम दे रखा है लिवरेज रिस्क। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जो काम का है, 8 पॉइंट अपन पढ़ सकते हैं, आफ्टर असेसिंग द कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड डिटरमाइनिंग द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट वेयर इन बिजनेस ऑपरेट, इट इज़ easy to identify the key success factors to gain a competitive advantage in that industry। सिर्फ आप ये लाइन पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब एमसीक्यू तो क्या आपके बुक में हर एक लाइन से बन सकता है, पर जितनी भी लाइन से बन सकता था उन सभी को मैंने समराइज्ड करा है,
जो लाइन इंपॉर्टेंट थी उसको एमसीक्यू लाइन्स में डाला और बाकी पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही अपन को। 10th पॉइंट में दे रखा है द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज पर्टेनिंग टू सच फैक्टर्स एंड द स्ट्रेटेजिक यूज देयर ऑफ कैन रियली हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म इट्स पीयर और कॉम्पिटिटर इन इट्स टारगेट मार्केट। अब आपको डैश एंड डैश बोल देंगे अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। अगर ये होगा सच फैक्टर्स आर कॉल्ड की सक्सेस फैक्टर्स। अब आपसे पूछ सकते हैं डैश एंड डैश रिक्वायर इन, आप समझ सकते हो, 2 डैश दे देंगे, बाकी सेम लाइन आपको दे देंगे एग्जाम में, आपको टिक करना है एमसीक्यू में। उसके बाद अपने पास है 12th पॉइंट, आप देख सकते हो कोर कॉम्पिटेंसी लीड्स टू आइदर। अब आपको एमसीक्यू में डैश दे देंगे, डैश और डैश, तो लीड्स टू आइदर कोस्ट कोर कॉम्पिटेंसी होगा तो या तो आप कोस्ट लीडरशिप बनोगे, या तो एकदम सस्ता बनाओ पार्ले जी जैसा, या फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बनाओ जैसे कि एप्पल कंपनी, विच आर द प्राइमरी सोर्सेज फॉर अ फर्म टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आपको बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्स क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, तो इससे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। उसके बाद एक एमसीक्यू जो कि एग्जाम में आया हुआ है, द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कंसेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट ने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ अ फर्म इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन एंड डिजायर्ड पे आउट एंड डेब्ट फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज। क्या होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ये अपन आगे पढ़ेंगे तो ऐसा, अभी सिर्फ मैं आपको लाइन जो बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, आप उसको लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट किसने दिया था कंसेप्ट, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे रॉबर्ट ने, दूसरा दे देंगे नाम, तो आपको नाम से टिक करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 16th पॉइंट से, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो को आप बोल सकते हो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि 100 में से जितना परसेंटेज आपने डिविडेंड दिया उसको माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा रिटेंशन रेशियो। तो एसटीआर का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। अब एसटीआर होता क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, इसका मतलब होता है मेंटेन ग्रोथ विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल फाइनेंसिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि आपको ग्रोथ तो मेंटेन करना ही है पर आपको एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं करनी एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है। अब इस 18th पॉइंट काम का है अगला, इसमें बता रखा है सस्टेनेबल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी। 2 चीज़ों के बिना सस्टेनेबल ग्रोथ आप अचीव नहीं कर सकते। कौन से 2 फैक्टर्स है, ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी तो होना ही चाहिए। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कब होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डायरेक्शन होगी, क्लियर डायरेक्शन, आइडेंटिफाई कर पाएगा अपॉर्चुनिटीज़, स्टाफ अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो, रिसोर्सेज अच्छे होंगे। तो ये पॉइंट ज़्यादा काम का नहीं है, जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया और इन सबको आप एक बार रीड कर लोगे तो हो सकता है किसी भी लाइन से एमसीक्यू आ जाए तो आप कर लोगे। ग्रोथ कैन कम फ्रॉम 2 सोर्सेज, ग्रोथ के 2 सोर्सेज दे रखे, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन। उसके बाद आपको 22 पॉइंट में दे रखा प्रोडक्ट रिस्क को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, एक होता है फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क, एक होता है नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क। अब क्या होता है फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क, ये अपन पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं वो मैंने आपको अभी तक बताया है। नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क लो अगले पॉइंट में आ गया, कंसर्न इश्यूज लाइक इनएफिशिएंट कैलकुलेशंस और इंस्टेबिलिटी अंडर हैवी यूजर लोड्स। तो अब आपसे पूछ सकते हैं डैश प्रोडक्ट रिस्क कंसर्न इश्यूज लाइक इनएफिशिएंट कैलकुलेशंस और इंस्टेबिलिटी अंडर हैवी यूजर लोड्स। तो आपको आंसर टिक करना है नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क। अब यहाँ से अपना चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो अब यहाँ से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अभी तक मैंने सिर्फ आपको लाइन बताई जो कि एमसीक्यू में आ सकती है, जैसे कि बताया डैश कंसर्न इश्यूज लाइक, तो आपको टिक करना रहेगा नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क। यहाँ से अपन पूरा चैप्टर आराम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो एमसीक्यू लाइन से उसको भी अपन इधर ध्यान से समझेंगे, पर कुछ लाइन स्पेसिफिक थे एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए मैंने उसको अलग से बताया, ठीक है। सबसे पहले बता दिया स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है, जब कंपनीज के स्ट्रेटेजी बिकम लेस इफेक्टिव इन अचीविंग इट्स गोल्स, यानी कि जो अब कंपनी की स्ट्रेटेजी वो पुरानी हो चुकी है, अब अपन उस स्ट्रेटेजी से कंपनी के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। एग्जांपल बता दिया था नोकिया, इससे बेस्ट एग्जांपल और कोई नहीं हो सकता।
आपकी बुक में और एग्जांपल दे रखे हैं, कोडेक, नोकिया, जेरोक्स ने अडॉप्ट कर लिया था तो इसलिए उसने सक्सेसफुल रहा जेरोक्स, बाकी कोडेक और नोकिया फेल हो गए थे। ठीक है, अब आपसे एमसीक्यू में लाइन पूछेंगे, डैश रिस्क स्टेम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कॉम्पिटिटर इनोवेशन, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड और कॉस्ट फ्लक्चुएशंस। तो आपको टिक करना है स्ट्रेटेजिक रिस्क। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एकदम ध्यान से पढ़ना, कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है। बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्क, ये अगेन एग्जाम में आया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, मेटल्स, कमोडिटीज एंड रियल स्टेट ऑफर वेरिंग रिटर्न्स एंड रिस्क। आपसे एग्जाम में पूछेंगे ये कौन सी रिस्क है, बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क और 2-4 नई रिस्क और बता देंगे। तो आपको टिक करना है ये बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्क है। यानी कि बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्क क्या हो गई, जैसे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करा स्टॉक्स, शेयर्स वगैरह में, अगर उनमें कोई मतलब उनमें पैसा आपका डूब जाएगा तो वही एक तरीके से रिस्क हो गई। अब उसके बाद क्या बता रखा है, रिस्क को आप मैनेज कैसे कर सकते हो, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे, जैसे कि अगर आप एक ही कंपनी के शेयर खरीदते हो, अपना सारा कैपिटल एक ही में डालते हो एक ही, और वो कंपनी डूब गई तो हो सकता है आपका सारा पैसा डूब जाए। इसलिए बोलते हैं हर एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाइवर्सिफाइड करके रखो। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, अपने पास आता है टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि मार्केट वाइड बोलते हैं इसको, अनसिस्टमेटिक को अपन बोलते हैं कंपनी स्पेसिफिक। अब सिस्टमेटिक रिस्क होता है एक्सटर्नल रिस्क, यानी कि एक्सटर्नल हो गया तो अपने लिए अनकंट्रोलेबल हो गया। अनसिस्टमेटिक को अपन बोलते हैं इंटरनल रिस्क, और ये अपने लिए होता है कंट्रोलेबल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टोटल रिस्क का फॉर्मूला होता है सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अगेन, सिस्टमेटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल होता है या कंट्रोलेबल होता है। सिस्टमेटिक रिस्क में 3 चीज़ें आती है, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेज पावर रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, मार्केट रिस्क। आपको एग्जाम में एक और पॉइंट दे देंगे और आपको बोल देंगे क्या ये रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क है क्या, तो तीनों सिस्टमेटिक रिस्क का नाम ध्यान रख लेना। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ है, प्राइस है और इंटरेस्ट रेट दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है, जो अभी आप एक्चुअल में रिटर्न कमा रहे हो वो आपका कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो आम आदमी क्यों है, हर साल वो पैसा तो कमाता है, पर होता क्या है, वो जितना पैसा कमाता है उतना हर साल महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो उसके मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क यानी कि अगर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बुल मार्केट यानी कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, ठीक है, उससे वैल्यूशन पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आप नाम ध्यान रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सिस्टमेटिक रिस्क के 3 नाम ध्यान रख लेना। आपको 14 नाम दे देंगे और पूछेंगे क्या ये सिस्टमेटिक रिस्क है या नहीं। अनसिस्टमेटिक के भी सेम नाम ध्यान रख लेना, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क यानी कि वेरिएबिलिटी इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, वही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी साल बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी साल बहुत कम हो रहा है, तो ये आपके बिजनेस के लिए रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि अगर आपकी कंपनी डेब्ट को रीपे नहीं कर पाई तो क्या होगा। अब क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है अनसिस्टमेटिक, यानी कि इसको क्या होता है कंट्रोलेबल, जो चीज़ कंट्रोलेबल रिस्क है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, पर अगर कोई रिस्क सिस्टमेटिक है तो उसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये अगेन एमसीक्यू में आ सकता है, सिस्टमेटिक रिस्क को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद अपने पास आता है इंडस्ट्री एंड कंपटीशन रिस्क, यानी कि कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव रिस्क अराइज फ्रॉम राइवल कंपनीज। आज आप देख सकते हो कोलगेट, पेप्सोडेंट, दोनों कंपनी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आज जो कोलगेट वाली कंपनी के लिए कितना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है, क्यों, क्योंकि मार्केट में न्यू मार्केट एंट्रेंट्स हैं, फास्टर इनोवेशन साइकिल्स का एग्जांपल आप देख सकते हो। फ़ोन के केस में हर साल नए फ़ोन लॉन्च होते हैं नए फीचर के साथ। शिफ्टिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाती है। अब ज़्यादा अगर सप्लायर होंगे तो कस्टमर भी अपने डिमांड रखेगा। चैलेंजेस विद सप्लायर्स, अगर आपका सप्लायर ही अच्छा नहीं है तो आप कस्टमर की डिमांड कैसे फुलफ़िल करोगे। अगर आपके बिजनेस में मिस मैनेजमेंट है तो ये अगेन एक रिस्क है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ कंपटीशन, बिजनेस मस्ट असेस व्हाट ड्राइव्स डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, हाउ कस्टमर्स चूज बेस्ड ऑन प्राइस, फीचर्स, क्वालिटी, हाउ इंडस्ट्री प्राइसिंग एंड कोस्ट स्ट्रक्चर्स वर्क, मेजर रिस्क डेट में इम्पैक्ट फ्यूचर ग्रोथ। ये वाला पॉइंट इतना काम का नहीं है, बेसिस ऑफ कंपटीशन
उसके बाद जो पॉइंट काम का है उस पर अपन आ जाते हैं इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स। की सक्सेस फैक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा उसके लिए की है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। 4 फैक्टर्स पर ध्यान देना है। एजिलिटी, रिलायबिलिटी, इनोवेशन, कस्टमर एंगेजमेंट। वापस बोलो, एजिलिटी, रिलायबिलिटी, इनोवेशन, कस्टमर एंगेजमेंट। अजाइल यानी कि आपका मार्केट, जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। रिलायबिलिटी, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। इनोवेशन, बी द फर्स्ट बनो, कोई भी नया चेंजेस आ रहा है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, बी द फर्स्ट बनो। कस्टमर एंगेजमेंट, आपका आधा माल यूँ ही बिक जाएगा अगर आपका एक ब्रांड होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है? आपके बिजनेस की एक यूनिक स्ट्रेंथ क्या है जो आपकी कंपनी को अलग करती है दूसरी कंपनी से। उसमें आपको दे रखा है प्रहलाद एंड हेमल्स कंसेप्ट, 1990 में आया था। इसने क्या बोला था? कंपनी स्टेट फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि ऐसी कंपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करती है उनको सस्टेनेबल एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट, अपने पास आता है इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग ऑफ ग्रोथ। इसमें दे रखा है सस्टेनेबल ग्रोथ एंश्योर्स बिजनेस एक्सपांड विदाउट एक्सेसिव फाइनेंशियल रिस्क। यही मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल ग्रोथ की डेफिनेशन। एसटीआर की डेफिनेशन में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले एमसीक्यू लाइन्स में बता दी थी। ये भी बता दिया था, इसको रॉबर्ट ने दिया था। मैक्सिमम ग्रोथ रेट अ कंपनी कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल रिसोर्सेज। फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कुछ अजम्पशंस है, स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी कंस्टेंट होनी चाहिए, एक्सपांड सेल्स एज मार्केट कंडीशंस अलाउ। अजम्पशन को आप रीड करोगे तो भी चल जाएगा, ज़्यादा काम का नहीं है। उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रीड कर लेना, अगेन ज़्यादा काम का नहीं है। उसके बाद जो काम का है, जो एग्ज़ाम में 100% एमसीक्यू आएगा ही आएगा, हर एक अल्टरनेटिव अटैम्प्ट में आएगा, आप यूँ समझ लो। प्रोडक्ट एंड सर्विस रिस्क, तो प्रोडक्ट रिस्क जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या होता है? रेफर टू पोटेंशियल इश्यूज अफेक्टिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और कस्टमर परसेप्शन। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इशू, आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, रिलायबल है या नहीं है, कस्टमर क्या सोचेगा। टाइप्स समझ लो, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है? प्रोडक्ट फेल्स टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। आज आप एप्पल का आईफोन खरीदते हो, कुछ आपके अजम्पशंस होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये चीज़ तो होनी चाहिए। अगर वो चीज़ ये फेल हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क। नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट रिस्क क्या होता है? इनएफिशिएंसी, स्लो परफॉर्मेंस और इनस्टेबिलिटी अंडर हैवी लोड। दोनों को ध्यान से रख लेना, कौन सा किस में आएगा आपको पता होना चाहिए। ये लाइन भी एमसीक्यू में आई हुई है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिस्क, इसमें 6 चीज़ आती है। टेक्नोलॉजी रिस्क, परफॉर्मेंस, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल। आपसे टाइप्स नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, आपको लाइन दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये कौन सी रिस्क है। टेक्नोलॉजी रिस्क में आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में दिया होगा 100%। परफॉर्मेंस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्रोडक्ट्स में फेल अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशंस। रियल वर्ल्ड कंडीशंस 100% एग्जाम में देंगे अगर वो उसका आंसर परफॉर्मेंस रिस्क होगा तो। मार्केट रिस्क को कैसे पहचानोगे? पुअर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ड्यू टू कंपटीशन और मिस अलाइन ट्रेंड्स। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस दिया होगा इसके लिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्वेश्चन में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स दिया होगा, डीलिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी आप कीवर्ड और कौन से रिस्क है ये याद रख लो। सप्लाई चेन रिस्क क्या होता है? वही वेंडर से रिलेटेड रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में बजट से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, ये लाइन ध्यान रख लेना, फ़ोटो खींच लो, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। और रिड्यूसिंग प्रोडक्ट सर्विस रिस्क, कैसे रिड्यूस कर सकते हो? आप टेस्ट कर लो, वैलिडेशन, यानी कि मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसको टेस्ट करके देख लो। अर्ली रिस्क असेसमेंट, जहाँ भी हाई रिस्क एरिया है उसको प्रायोरिटी दो। कंटिन्यूस मॉनिटर करो जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं। 3 चीज़ें दे रखी है जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अब अपन क्वेश्चन करेंगे और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमेटिक रिस्क। मैंने आपको बोला था याद रख लेना, 3 टाइप होते हैं, इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग पावर, और कौन सा था? यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, मार्केट था कि फाइनेंशियल था।
तो इसका आंसर था मार्केट था। इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग पावर, मार्केट, ये तीनों सिस्टमेटिक रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क इसका कोई एग्जांपल नहीं है। तो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं पर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, एसटीआई कंसेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट ने दिया था, ऑप्शन सी। इफ़ अ कंपनी, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या बोला था? रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन क्या होता है? जितना डिविडेंड के अलावा बचा वो अपना रहा। रिटेंशन यानी कि डिविडेंड देने के बाद जो अपना बचा, कितना बचा? 60% डिविडेंड दे दिया तो 40% अपना बचा। 40 इंटू 8, 3.20%। थर्ड का ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द डैश ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डैश स्टेम फ्रॉम अनसर्टेनिटीज। मैंने बोला था आप कैसे पहचानोगे? सेम वही क्वेश्चन आ गया। टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल, कैसे पढ़ोगे? यहाँ क्वेश्चन में कीवर्ड दे दिया रियल वर्ल्ड कंडीशंस। कौन सा है आप बताओ? फोर्थ का होगा ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस रिस्क। उसकी ये कीवर्ड है। जब भी परफॉर्मेंस रिस्क होगा उसका ये कीवर्ड आएगा। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी कीवर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डैश इन्वॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया। कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे। मार्केट के अंदर कैसे हो सकते हैं? परफॉर्मेंस के लिए तो रियल वर्ल्ड कंडीशंस था। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी कीवर्ड था। कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कीवर्ड था। तो आप देख सकते हो अगर आपने मेरा आज का लेक्चर ध्यान से सुना, आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स कंफर्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और एक क्लास मैं आपके लिए इसलिए बनाऊंगा, सारे एक क्लास के अंदर अपन सिर्फ एमसीक्यू पर फोकस करेंगे। ठीक है, पहले तो अपन सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको भी पता चल जाएगा आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। सिर्फ एक क्लास सिर्फ अपन एमसीक्यू करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो अब नेक्स्ट क्लास में जो भी अपने रिमेनिंग चैप्टर है अपन उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।